हम अमेरिकियों के साथ आगे निकल गए। मैं देख रहा था कि 3 अमेरिकी लड़कियां मुझ में खासी दिलचस्पी ले रही हैं। एक लड़की का रुझान ज़ोगान जिन की तरफ था और ये बात ज़ोगान जिन ने भी महसूस कर ली थी। हम सब चल रहे थे जंगलियों से, हमने जंगल का रास्ता समझ लिया था। उन्होंने हमें समझाया था कि किस रास्ते से हमें शहर में जाने वाली पगडंडी मिलेगी। हमारा इरादा था कि अमेरिकियों को उस पगडंडी पर छोड़कर हम अपना रास्ता लेंगे, लेकिन अभी हम पगडंडी से कुछ ही दूर थे कि हमारे रास्ते में एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। वो एक बड़ा सा रीछ था, तकरीबन 10-11 फुट लंबा रीछ दूर खड़ा हम सबको घूर रहा था। उसके इरादे ख़तरनाक लग रहे थे। अमेरिकियों की इस रीछ को देखकर हवा खुश्क हो गई। अब ये क्या मुसीबत है? जोसेफ उस रीछ को देखकर बोला था। मुसीबत तो है, ज़ोगान जिन रीछ की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन इस मुसीबत का मुकाबला करना पड़ेगा वरना ये हमें आगे जाने नहीं देगा। क्या तुम इस रीछ से मुकाबला करोगे? वो लड़की जो ज़ोगान में दिलचस्पी ले रही थी हैरत से बोली। हाँ, इसमें क्या हर्ज है? ज़ोगान जिन ने कहा और रीछ की तरफ बढ़ने लगा। हाँ, ये रीछ तुम्हारे लिए क्या शय है जब इतने सारे जंगलियों को तुम दोनों ने बड़े आराम से ज़ेर कर लिया था। सैपसैट बोला था। मैंने भी ज़ोगान जिन को नहीं रोका था, आखिर हम दोनों में से किसी को तो इस रीछ से लड़ना ही था। रीछ ज़ोगान जिन को अपनी तरफ बढ़ता देखकर कश्मकश में मुब्तला हो गया। वो भी सोच रहा होगा कि अभी तक तो इंसान उसे देखकर चीखते हुए भाग खड़े होते थे, लेकिन ये कैसा इंसान है जो बेखौफ व ख़तर उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। उसे मालूम नहीं था कि ज़ोगान इंसान नहीं बल्कि एक जिन है और उसका मुकाबला जिन से है। रीछ का कद ज़ोगान जिन से ऊंचा था। रीछ ने भी ज़ोगान जिन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। क्या तुम ज़ोगान की मदद नहीं करोगे? जूली मुझसे बोली तो मैंने हंसते हुए कहा, वो अकेला ही काफ़ी है इस रीछ के लिए, उसे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। मेरे जवाब पर जूली मेरी शक्ल देखने लगी जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ना हो। ज़ोगान जिन और रीछ जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे, रीछ ने अपने दोनों हाथों से ज़ोगान जिन को काबू करने की कोशिश की, लेकिन ज़ोगान जिन ने झुककर खुद को रीछ की गिरफ्त से बचाया और एक ज़ोरदार मुक्का रीछ के पेट पर रसीद कर दिया। मुक्का खाकर रीछ पीछे की जानिब उलट पड़ा और ज़मीन पर घिसटता हुआ दूर तक गया और फिर वो उठ खड़ा हुआ। उसे अब एहसास हो गया था कि उसका मुकाबिल भी कमज़ोर नहीं है। वो अब संभल कर ज़ोगान जिन की तरफ बढ़ने लगा और इस दफ़ा रीछ ने बड़ी होशियारी दिखाई। उसने अपने भारी भरगम जिसामत के बावजूद निहायत फुर्ती से ज़ोगान जिन को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपनी पूरी कुव्वत लगाने लगा ताकि ज़ोगान जिन का भुरकस निकाल सके। लेकिन ज़ोगान भी एक जिन था। उसने रीछ के दोनों हाथों को अपने मजबूत पंजों की गिरफ्त में ले लिया और उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए ज़ोर लगाने लगा। दोनों में कुव्वत आजमाई हो रही थी। रीछ लंबा चौड़ा था, लेकिन ज़ोगान जिन उस पर भारी पड़ रहा था। ज़ोगान जिन ने अपनी कुव्वत से रीछ की गिरफ्त से छुटकारा हासिल कर लिया और फिर ज़ोगान जिन ने एक हैरत अंगेज़ कमाल दिखाया जिसे देखकर अमेरिकियों के मुंह खुले के खुले रह गए। ज़ोगान जिन ने रीछ को अपने दोनों हाथों में अपने सर से ऊपर उठा लिया था। इतने लंबे चौड़े रीछ को यूं अपने हाथों पर सर से ऊपर उठाना कोई मामूली बात नहीं थी। और फिर ज़ोगान जिन ने अपनी पूरी कुव्वत से रीछ को एक तरफ उछाल दिया। रीछ हवा में कलाबाजियाँ खाता हुआ दूर तक गया और एक बड़े से दरख्त से टकराया और फिर उठ न सका, वहीं ढेर हो गया। ज़ोगान जिन ने जब देखा रीछ का काम तमाम हो गया है तो वो हाथ झाड़ता हुआ वापस हमारी तरफ आ गया। हैरत अंगेज़, जूली ज़ोगान जिन की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों तो कमाल के इंसान हो। जोसेफ भी बोल पड़ा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम दोनों जैसे इंसान नहीं देखे। जोसेफ बोल कर रुका और फिर बोला, तुम दोनों इंसान भी हो या नहीं? हमारी छोड़ो कि हम कौन हैं, तुम आगे बढ़ो ताकि तुम लोग अपने घर पहुंच सको और हम आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़कर अपना काम मुकम्मल कर सकें। जोसेफ की बात का मैंने जवाब दिया तो मार्था बोली, आखिर तुम लोगों का ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम दोनों जंगल में घूम रहे हो?
हमें हमारे एक साथी की तलाश है और हम उसी की तलाश में घूम रहे हैं। मेरे बोलने से पहले ज़ोगान जिन बोला था। अच्छा, ज़ोगान जिन की बात सुनकर जूली बोली, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं भी, मार्था ने भी हाथ उठाया और मैं भी, जोसेफ ने भी हाथ उठा दिया। अगर तुम सब जा रहे हो तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, वो लड़की बोली थी जो ज़ोगान जिन में दिलचस्पी ले रही थी और जिसका नाम टीना था। इन अमेरिकियों में से 6 हमारे साथ चलने पर बाजिद हो गए थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि ये एक मुश्किल और जानलेवा ख़तरनाक मुहिम है। इसमें उनकी जान भी जा सकती है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनकी जान जाए या उनको कोई नुकसान पहुँचे। लिहाजा बेहतर यही है कि वो अपने घर को लौट जाएं। लेकिन उनकी समझ में मेरी बातें नहीं आई थी। वो अब भी बाजिद थे कि हमारे साथ जाएंगे, चाहे इसमें उनकी जान भी चली जाए। आखिर ज़ोगान जिन उनकी ज़िद से तंग आकर बोला, आका ने तुम सबको समझा दिया ना, हम तुम लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो अब बेहतर यही है कि आका की बात समझ जाओ और अपने अपने घर लौट जाओ। अमेरिकन ज़ोगान जिन के तेवर देखकर घबरा गए। मार्था बोली, ठीक है, हम वापस जा रहे हैं अपने घर, लेकिन मैं तुमसे मिलने इंडिया आऊँगी। तुम इंडिया में कौन से शहर में रहते हो? मार्था मुझे इंडियन समझी थी। मैं इंडियन नहीं हूँ, पाकिस्तानी हूँ। मैंने वजाहत की। ओह, तुम पाकिस्तानी हो, हम तुम्हें इंडियन समझ रहे थे। क्या तुम्हारे मुल्क में सब लड़के तुम्हारी ही तरह ताकतवर, बहादुर और ख़ूबसूरत होते हैं? जूली ने पूछा तो उसकी बात पर मैंने सर हिला दिया। पाकिस्तान में तुम्हारा शहर कौन सा है? मार्था ने पूछा। कराची, रोशनियों का शहर, मैंने हंसकर जवाब दिया। ठीक है, मैं कराची तुमसे मिलने आऊँगी, मार्था बोली। साथ जूली, जोसेफ, सैमसन, टेना ने भी हाथ उठाए कि हम भी आएंगे कराची आपसे मिलने। ठीक है, ये बात की बात है, अभी तुम लोग चलो। मैंने उन्हें आगे चलने का इशारा किया। पगडंडी आ चुकी थी और उनकी किस्मत दूर से एक जीप भी आती नज़र आ रही थी। जीप के करीब आने से पहले मार्था मेरे नज़दीक आ गई और आते ही बोली, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ और तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। मार्था, मैंने मार्था को समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हारे जज्बे की मैं कदर करता हूँ, लेकिन याद रखो, ईमान इंसान के दिल में होता है। अभी तुम मेरी वजह से अपना सब कुछ छोड़ने पर तैयार हो और फिर बाद में तुम्हें इस पर पछतावा हो। मैं ये नहीं चाहता। तुम पहले अच्छी तरह सोच समझ लो, इसके बाद कोई फ़ैसला करना। अगर तुम्हारे दिल के जज्बे सच्चे हुए तो तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे और तुम मुझ तक पहुंच जाओगी। इस वक्त तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने घर लौट जाओ। उसे शायद मेरी बात समझ आ गई थी। वो भीगी आंखें लिए मुझसे रुखसत हो गई। जीप करीब आ चुकी थी। जीप वाला अकेला था। उसने जैसे तैसे उन 8 अमेरिकियों को जीप में ठूंस लिया। जीप आगे बढ़ने लगी। लड़कियों की नज़रें रुखसत होते वक्त हम दोनों पर ही जमी हुई थी। मार्था और जूली की आंखों में बाकायदा आंसू जारी हो गए थे। जोसेफ और सैमसन भी हमें ही देख रहे थे। जब जीप काफ़ी आगे निकल गई तो ज़ोगान जिन आ भर के बोला, अच्छे लोग थे। क्या हुआ? टीना की याद आ रही है। मैंने ज़ोगान जिन को छेड़ा। आका, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी ज़िंदगी में दुर्रे शवार के अलावा कोई नहीं है। ज़ोगान जिन चैंपते हुए लहजे में बोला। मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, मैंने हंसते हुए कहा, और हम आगे बढ़ने लगे। हम बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहे थे और अब हमें जंगल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था। जंगल ख़त्म होने से पहले हमें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। हाँ, वो एक बड़ा सा अजदहा था। 20-25 फीट लंबा अजदहा रेंगता हुआ हमसे 2-3 फुट के फासले से गुजर रहा था। उसकी लाल लाल सुर्ख आंखें हम दोनों पर ही जमी हुई थी, लेकिन शायद उसे हमसे उलझना नहीं था। वो हमें घूरता हुआ हमारे करीब से गुजर गया और हम दोनों ने सुकून का सांस लिया और आगे बढ़ने लगे। जंगल से हम बाहर निकल आए। अब हमारे सामने पथरीला मैदान था। हमें ये मैदान भी पार करना था। ज़ोगान, एक बात तो बताओ। मैदान में चलते हुए ज़ोगान जिन की तरफ देखते हुए बोला, जी आका, तुमने कहा था कि तुम अपनी ताकतें मुझे दे चुके हो, लेकिन जिस तरह तुम जंगलियों और रीछ से लड़े और तुमने अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा किया, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? तुम्हारे पास इतनी क़ुव्वत कहाँ से आई? आका, मेरी बात सुनकर ज़ोगान जिन बोला, मेरे जिस्म में अब भी इतनी क़ुव्वत है कि मैं परीज़ात के अलावा दूसरी मखलूक का मुकाबला कर सकूं। मैं सिर्फ परीज़ात से मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात है, मैंने कहा।
आका, अब हम ओखलामूस के इलाके के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और वही ओखलामूस का इलाका है। ठीक है, मैंने कहा। अब भूख महसूस हो रही है, हमें कुछ खा लेना चाहिए। जी आका, जोगान जिन ने कहा, और उसने वो फल निकाले जो हम जंगल से तोड़ कर लाए थे। ये रसीले फल थे, इन्हें खाकर हमारी भूख और प्यास दोनों मिट गए और फिर हमने आगे चलना शुरू कर दिया। मैदानी इलाका काफ़ी गर्म था। चमकता हुआ सूरज आतिश बरसा रहा था और चलते चलते हमारे हल्क खुश्क हो चुके थे। रसीले फल भी ख़त्म हो चुके थे। जंगल में तो हमें दरख्तों से खाने के लिए फल मिल जाते थे, पानी भी मुयस्सर आ जाता था, लेकिन ये खुश्क मैदान था। यहाँ हमें खाने पीने के लिए परेशानी हो रही थी और फिर हमारी ये परेशानी भी दूर हो गई। दूर हमें एक आबशार नज़र आ रही थी, काफ़ी ऊंची और बड़ी आबशार थी। बुलंदी से गिरती हुई आबशार बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। आका, जोगान जिन आबशार को देखते हुए बोला, आप देख रहे हैं आबशार पहाड़ से नीचे गिर रही है। ये कौन सी नई बात है? आबशार बुलंदी से ही नीचे गिरती है। मैं तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़ता हुआ बोला, क्योंकि मुझे शदीद प्यास लग रही थी। आका, आप मेरी बात समझे नहीं। जब हम इस आबशार की बुलंदी पर पहुंचेंगे तो आगे हमें पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे और यही ओखलामूस का इलाका है। क्या? जोगान जिन की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। यानी ओखलामूस के इलाके तक हम पहुंच गए थे, बस अब कुछ ही फासला बाकी था। चलो फिर चलते हैं, मैंने कहा और अपनी रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी। जोगान जिन मेरे साथ तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। आबशार के पास पहुंचकर हमने अपनी प्यास बुझाई। प्यास बुझाने के बाद हम आबशार की बुलंदी पर पहुंचने के लिए रास्ता तलाश करने लगे और फिर हमें रास्ता मिल गया। हम ऊपर चढ़ने लगे और काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम आबशार की बुलंदी पर पहुंच गए। आबशार के एक तरफ वो चटेल मैदान था जहां से हम चलकर आए थे और दूसरी तरफ बुलंद वाला पहाड़ जिनके गारों में ओखलामूस और उसके चेले फरीदाद रहते थे। हम अभी तक आबशार के पानी में ही खड़े थे। यहाँ पर जोगान जिन बोला, आका, मैं इससे आगे आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि आगे बढ़ने पर मैं जल जाऊँगा। यहाँ से आपको अकेले ही सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं जा रहा हूँ, और दुआ करना कामयाब लौटूं। वापसी में दुरेशवार मेरे साथ हो। इतना कहने के बाद मैंने एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि वो हुआ जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं थी। दूर से एक गोल शक्ल की फुटबॉल नुमा शे आई और ज़ोर से मेरे सर से टकराई। उस शे के टकराते ही मैं गिर पड़ा और आबशार के पानी के साथ बहता हुआ उस तरफ जाने लगा जहाँ से आबशार का पानी नीचे गिर रहा था। गिरते गिरते मैंने देखा गोल फुटबॉल नुमा शे मेरी तरफ फेंकने वाले वही दो पीले परों वाले परिजात थे जिन्हें हमने जंगल में उड़ते हुए देखा था। उनमें एक परी थी और दूसरा परिजात का चेला परिजात। जोगान जिन मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। वो दोनों परी और परिजात जोगान जिन के सर पर पहुंच चुके थे और उसे काबू कर चुके थे और मैं आबशार के पानी के साथ बहता हुआ अब आबशार के सिरे पर पहुंचकर नीचे की तरफ गिर रहा था। फुटबॉल नुमा शे सर पर इतने ज़ोर से लगी थी कि मेरी आंखें बंद होने लगी और फिर मुझे कुछ होश न रहा। मैं बेहोश हो गया था। आबशार का पानी मुझे जाने कहाँ बहाए लिए जा रहा था। ज़िंदगी भी अजीब है। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। कुछ भी तो हमारे इख्तियार में नहीं है। सब इख्तियार अल्लाह को है, वही कुल मुख्तार है।